हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, जिसका नाम है बॉडी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब जब बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाती है तो क्या क्या बॉडी के अंदर चेंजेस मिलता है, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से कौन कौन से साइड इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करेंगे, और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स आर मिनरल्स इन बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट एक तरह का मिनरल्स होता है जो कि हमारी बॉडी के फ्लूइड्स जो होते हैं ना, जैसे ब्लड, यूरिन, टिश्यू दैट कैरी एन इलेक्ट्रिक चेंजेस। इनके अंदर इलेक्ट्रिक चेंजेस देखने को मिलते हैं ब्लड, यूरिन और टिश्यूज के अंदर। अब कैसे कैसे दे आर इसेंशियल फॉर, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो किस क्या क्यों जरूरी है बॉडी के अंदर। नर्व एंड मसल्स फंक्शन, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारी नर्व्स को और साथ ही साथ जो मसल्स होते हैं उसके फंक्शंस में हेल्प करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं। एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करके रखते हैं, फ्लूइड का बैलेंस बना के रखते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स होते हैं वो मेंटेनिंग सेल इंटेग्रिटी। ठीक है, सेल की जो इंटीग्रिटी होती है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स और कौन कौन से ऐसे मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो है सोडियम, जिसको Na के सिंबल से देखा जाता है। फिर आता है पोटेशियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट। इतने टाइप्स के हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं लेकिन ये मेन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। When their levels become too high or too low, it results इन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर ये जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट और कार्बोनेट ये अगर ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी के अंदर तब भी इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस वाली कंडीशन आती है, और अगर बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं तब भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाली कंडीशन आ जाती है। तो देन हम देखेंगे डेफिनेशन। Electrolyte imbalance refers to an abnormal contraction, increase or decrease of electrolyte in the body fluid which disturb normal physiological function। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एक एबनॉर्मल कंसंट्रेशन होता है, जैसे कि या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई हो गया है इलेक्ट्रोलाइट, या बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो गया इलेक्ट्रोलाइट, तो उस कंडीशन को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहा जाता है। और ये हमारी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं ना उसमें डिस्टरबेंस कोज करता है इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो। अब इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो वो हम देख लेते हैं। तो जो सोडियम्स की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो हमारी बॉडी में 135 टू 145 एम ई क्यू प्रति लीटर के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, देन जो पोटेशियम की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 3.5 टू 5.0 होनी चाहिए बॉडी के अंदर। कैल्शियम की जो होती है वो 8.5 टू 10.5 mg पर डीएल होनी चाहिए बॉडी के अंदर। मैग्नीशियम की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 1.5 से 2.5 के बीच में होती है। क्लोराइड जो होता है वो 98 से 106 के बीच में होती है। फोस्फेट 2.5 टू 4.5। देन बाइकार्बोनेट जो होता है वो 22 से 26 म्यू एल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यही थी हमारी नॉर्मल वैल्यू। अब ये अगर ज़्यादा हो जाती है, लाइक जैसे सोडियम है, सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। अगर सोडियम की मात्रा कम हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, मैं बताता हूँ आपको। तो जो सोडियम की मात्रा अगर हाई हो जाती है बॉडी के अंदर तो उसको हाइपरनेट्रीमिया कहा जाता है, और अगर लो हो जाती है तो हाइपोनेट्रीमिया कहा जाता है। पोटेशियम का भी ऐसा ही है, हाइपर कैलेमिया कहा जाता है। कैल्शियम के लिए होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो भी मात्रा ज़्यादा हो रही है उसके आगे हाई लगा दिया जाता है, हाइपर। ठीक है, और अगर कम हो रही है तो हाइपो। ठीक है, हाइपो का मतलब होता है कम होना और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना। देन हम टाइप्स देखते हैं, कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं बॉडी के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे सोडियम का अगर इम्बैलेंस हुआ तो वो हो जाता है हाइपोनेट्री में। अगर कम हुआ तो 135 MEQ पर लीटर से अगर कम हुआ तो उसको हाइपोनेट्रीमिया कहा जाता है। अगर ज़्यादा हो जाता है 145 से भी सोडियम तो उसको हाइपरनेट्रीमिया कहा जाता है। ठीक है, हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। ऐसे ही पोटेशियम का जो इम्बैलेंस होता है उसको हाइपोकैलेमिया कहा जाता है, और कम होता है तो हाइपोकैलेमिया, और अगर ज़्यादा हो जाता है हाइपरकैलेमिया।
वैसे ही कैल्शियम का रहता है, कैल्शियम का हाइपोकैलेमिया, इसको भी कैलेमिया कहा जाता है। इसमें के आ जाता है और इसमें सी आ जाता है, ठीक है? होता दोनों अच्छा ये कैल्शियमी है, कैल्शियमिया और हाइपर कैल्शियमिया। मैग्नीशियम का मैग्नीशियमिया और हाइपर मैग्नीशियमिया। मतलब अगर किसी भी जो मिनरल्स है या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स है, अगर उसकी मात्रा कम हुई है तो उसके आगे हाइपो लगा दिया जाता है, और अगर ज़्यादा है तो हाइपर लगा दिया जाता है। वैसे ही क्लोराइड एंड फॉस्फेट इम्बैलेंस अगर हो रहा है तो ये 2 टाइप से है, क्लोराइड और फॉस्फेट, ठीक है? इसी टाइप से होते हैं, ब्रीफ में हम आगे समझेंगे। देन हम पढ़ते हैं हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है। हाइपोनेट्रीमिया, तो ये हाइपोनेट्रीमिया जो सोडियम है उसकी मात्रा कम क्यों होती है? तो सबसे पहले वॉमिटिंग की वजह से, डायरिया की वजह से या स्वेटिंग की वजह से हो सकती है। एक्सेसिव वाटर इनटेक, अगर एक्सेसिव मात्रा में वाटर का इनटेक कर लिया तो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पी लिया है, तो बॉडी के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है। रीनल फेलियर की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है और डायबिटिक की वजह से भी। सिम्टम्स क्या-क्या देखने को मिलते हैं? नोज़िया, वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है, कन्फ्यूजन देखने को मिल सकता है, हेडेक हो सकता है, मसल्स क्रैम्प, वीकनेस, सीज़र्स, ये सारी चीज़ें अगर हाइपोनेट्रीमिया होता है बॉडी के अंदर तो ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है, सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम सबसे पहले रेस्ट्रिक्ट वाटर इनटेक, अगर वाटर का ज़्यादा मात्रा में इनटेक हो रहा है तो हम वाटर को रेस्ट्रेन करवाएँगे, मतलब रेस्ट्रिक्ट करवाएँगे कि कम पानी पियो आप अगर ज़्यादा पी रहे हो तो। और आईवी और ओरल सोडियम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। मॉनिटर वाइटल साइंस एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, जो वाइटल साइंस है उसको मॉनिटर करेंगे और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस भी चेक करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे इनपुट एंड आउटपुट चार्ट को, ठीक है? तो यही होता है हाइपोनेट्रीमिया। अब आता है हाइपरनेट्रीमिया। तो नेट्रीमिया मतलब पता ही है, सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर। अब ये कैसे हो जाती है? तो कॉजेज इसके हैं, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाती है। एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक, अगर ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट इंटेक के लिए जैसे नमक होता है वो ज़्यादा मात्रा में इंटेक कर रहे हैं पेशेंट, तो उस कंडीशन में भी फीवर, इन्फेक्शन और बढ़ने के कारण और डायबिटीज इंसिपिडस अगर पेशेंट को है तो भी हो सकता है हाइपरनेट्रीमिया। सिम्टम्स की बात करें तो थर्स्ट देखने को मिल सकता है, ड्राई टंग, क्योंकि डिहाइड्रेशन है तो ड्राई टंग देखने को मिलेगी। फ्लश्ड स्किन, स्किन फ्लश्ड दिखने लग जाएगी, थोड़ी सी डिस्कलरेशन हो जाएगा स्किन के अंदर या रूखी सूखी दिखने लगेगी। रेस्टलेसनेस और कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है पेशेंट को। इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। सीजर और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है अगर हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है तो। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम ओरल फ्लूइड्स पिलाएंगे क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है पेशेंट को। आईवी फ्लूइड प्लस D5W जो होता है, डी डेक्स्ट्रो 5, उसको हम ओरल मतलब सॉरी ओरल तो नहीं, ऑर्डर के द्वारा हम पेशेंट को लगाएंगे, जो भी पेशेंट है हाइपरनेट्रीमिया वाला। देन सोडियम अगर ज़्यादा मात्रा में ले रहा है पेशेंट तो सोडियम के लिए अवॉइड करेंगे, और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस और वाइटल साइंस भी हम चेक करेंगे। देन आता है हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको कंडीशन को हाइपोकैलेमिया कहा जाता है। जो पोटेशियम है वो हाइपो मतलब कम हो रहा है, ठीक है? तो कम बॉडी के अंदर कम कैसे हो रहा है? तो वही डायरिया और वॉमिटिंग के कारण, डायूरेटिक्स जो लूप डायरेटिक्स पेशेंट ले रहा है उसकी वजह से। एक्सेसिव इंसुलिन थेरेपी, अगर पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस वाला है तो वो अगर इंसुलिन की जो मात्रा है वो ज़्यादा ले रहा है, एक्सेस अमाउंट में ले रहा है। और पुअर इनटेक, अगर पुअर इनटेक है पेशेंट का तो अच्छे से पेशेंट खाना नहीं खाता है, ये सारी चीज़ें। सिम्टम्स इसमें मसल्स वीकनेस और क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। फटीग मतलब पेशेंट को थकावट होने लग जाएगी। इरेगुलर पल्स, अरिथमियासिस एंड कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले पोटेशियम रिच फूड पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जैसे बनाना, ऑरेंज, टोमेटो। एडमिशन करेंगे ओरल और आईवी पोटेशियम हम। मॉनिटर ईसीजी और एरिथमियासिस, एरिथमियासिस में जो पेशेंट की जो रिदम होती है हार्ट की वो हम चेक करते हैं और ईसीजी के माध्यम से हम चेक करते हैं। आईवी पोटेशियम हम अनडाइल्यूटेड पेशेंट को मना करेंगे, नेवर गिव मतलब देना नहीं है। देन हाइपर कैलेमिया मतलब पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है बॉडी में। तो कैसे? रीनल फेलियर की वजह से हो सकता है। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, अगर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स ले रहा है तो हो सकता है। सेल अगर डैमेज हो गई है, लाइक बर्न या ट्रॉमा हो गया, तो जो पोटेशियम की मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर।
और एक्सेसिव इंटेक, कोई सी भी मात्रा का एक्सेसिव इंटेक करना, लाइक पोटेशियम का ही बहुत ज़्यादा इंटेक करना। जैसे बनाना लेके आया तो बनाना एक ही दिन में वो 4-4, 5-5, 10-10 बनाना खा रहा है, तो उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है पोटेशियम की। जैसे डेली डेली 5-5, 6-6, 7-7 बनाना खाना, तो ये भी ठीक नहीं है। 2-3 बनाना मिनिमम डे के लिए ज़रूर, मतलब वो होता है, फिक्स होता है, या फिर एक टेम्परेरी मतलब होता है बस। मसल्स वीकनेस सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ईसीजी चेंजेस देखने को मिल सकती है, लाइक जो टी वेव्स होती है वो ऊपर जा सकती है, पिक्ड हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है क्योंकि ब्रेडिकार्डिया है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पोटेशियम इंटेक अगर ज़्यादा मात्रा में कर रहा है तो उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब मना करेंगे। सोडियम जो होती है उसको हम जो सोडियम पोलिस्ट्रेन सल्फोनेट जो रहता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे पेशेंट के लिए। आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट और कार्डियक प्रोटेक्शन, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे पेशेंट को, कार्डियक अरेस्ट ना हो इसके लिए, और ईसीजी हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे। देन आता है हाइपोकैलेमिया, कैल्शियमिया। कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है बॉडी के अंदर, तो कैसे होती है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण, हाइपो पैराथायरॉयडिज्म के कारण, पेनक्रियाइटिस जो होता है, पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से भी कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है बॉडी के अंदर, और क्रोनिक रीनल फेलियर होता है तो उसकी वजह से भी। अब सिम्टम्स, मसल्स स्पास्म देखने को मिल सकता है, क्रैम्प देखने को मिल सकते हैं, नमनेस ऑफ टिंगलिंग लाइक फिंगर्स और लिप्स में नमनेस देखने को मिल सकती है, जैसे कि रूखी रूखी लिप्स या फिंगर्स देखने को मिलती है, और पॉजिटिव कोस्टेक्स एंड ट्राउजर साइन देखने को मिल सकते हैं, टीटनी और सीजर्स देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट पेशेंट को ओरली दिया जाता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो ओरल दे सकते हैं, और कैल्शियम ग्लूकोनेट आईवी हम पेशेंट को दे सकते हैं। आईवी जैसे बॉटल्स में रिंगर लैक्टेक हो गया, या फिर नॉर्मल सलाइन, या फिर जो आरएल होता है, ये D5, D10, D25, तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं वो बता देते हैं। कैल्शियम राइस डाइट, कैल्शियम रिच डाइट देंगे पेशेंट को, लाइक मिल्क, चीज़, लीफी ग्रीन्स, ये सारी चीज़ें। ईसीजी और सीरम लेवल टेस्ट चेक करते रहना है। हाइपर कैलेमिया अगर है, कैल्शियमिया अगर है, तो कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अभी कैसे हो जाती है? तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म अगर पेशेंट को है, कंडीशन है, तो जो थायराइड जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, विटामिन डी एक्सीज, अगर विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा ले ली तो उस वजह से भी हो सकता है। और बोन कैंसर, मैलिग्नेट अगर बोन कैंसर है तो भी हो सकता है। मसल्स वीकनेस साइन देखने को मिल सकता है, साइन एंड सिम्टम, कॉन्स्टिपेशन, न्यूजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है, कंफ्यूजन, लेथर्जी हो सकता है, पोलियूरिया, इंक्रीज यूरिनेशन, यूरिनेशन इंक्रीज देखने को मिल सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इनकरेज फ्लूइड टू प्रिवेंट स्टोन, ठीक है। इस फ्लूइड को इनकरेज करेंगे ताकि स्टोन ना बन पाए किडनी के अंदर। एडमिनिस्टर लूप डायोरेटिक देंगे ताकि जो पेशेंट है वो जो यूरिन अगर नहीं बन पा रहा है, या फिर बाहर नहीं निकल पा रहा है, किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो उसकी उसके लिए हम लूप डायोरेटिक देंगे, फ्रोसामाइड ड्रग, जिसकी वजह से वो जो यूरिन है वो बाहर निकल जाएगा और किडनी स्टोन नहीं बनेगा। कैल्शियम इंटेक रेस्टिंग करेंगे और प्रोमोट मोबिलिटी को प्रमोट करवाएंगे। फिर आता है हाइपोमैग्नीशियमिया, मैग्नीशियम की मात्रा की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। तो कब कब होती है? माल न्यूट्रिशन के कारण, कोई सा भी न्यूट्रिएंट्स नहीं खा रहे हो, ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हो, तो उस वजह से भी हो सकता है। डायरेटिक्स अगर है, पेशेंट डायरेटिक्स ड्रग्स ले रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं, और डायरिया की वजह से भी मैग्नीशियम की कमी हो सकती है बॉडी के अंदर। सिम्टम, ट्रीमर्स देखने को मिल सकता है, मसल्स क्रैम्प देखने को मिल सकता है पेशेंट को, पॉजिटिव साइंस देखने को मिल सकते हैं इसके, कंफ्यूजन और सीजर्स देखने को मिल सकता है, और एरिथमियासिस या जो रिदम है वो इरेगुलर देखने को मिल सकती है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम जो मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो आईवी और आईएम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इनकरेज एमजी रिच डाइट फूड या डाइट, ठीक है। मैग्नीशियम रिच फूड हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक नट्स, ग्रीन वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें। और मॉनिटर, ईसीजी मॉनिटर करते रहना है। अगर मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या करना है?
कोसेस देखते हैं तो सबसे पहले रीनल फेलियर की वजह से हो सकता है, और ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम इंटेक कर रहे हैं लाइक एंटासिड और लेक्सेटिव या फिर अदर कोई ड्रग, तो उसकी वजह से भी हो सकता है मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा। तो सिम्टम्स ड्राउजीनेस देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, डिप्रेस्ड रेस्पिरेशन, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें मैग्नीशियम इंटेक जो ज़्यादा कर रहा है तो उसको स्टॉप करना है, ऐसा कोई फूड खा रहा है या जो ड्रग्स है ऐसा कुछ खा रहा है तो उसको अवॉइड करना है, पेशेंट को बोलना है कि आप मत खाओ। आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट एज एंटीडोट देना है, क्योंकि जो मैग्नीशियम का बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम हो जाती है, तो मैग्नीशियम का एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। सपोर्ट वेंटिलेटर इफ नीडेड, अगर पेशेंट को नीड है वेंटिलेटर की तो वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है। वाइटल साइंस एंड रिफ्लेक्सेस चेक करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है। क्लोराइड एंड फोस्फेट इम्बैलेंस अगर हो गया बॉडी के अंदर तो वो देखते हैं। सबसे पहले क्लोराइड जो है वो लो लेवल अगर है उसका तो कैसे कॉज हो सकता है, तो वॉमिटिंग और बर्न की वजह से हो सकता है लॉस। देन मसल्स ट्विंचिंग और डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है, ये सिम्टम्स हो गए। हाई लेवल अगर हो गया है क्लोराइड का तो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, ये रीनल फेलियर की वजह से होता है। सिम्टम्स की बात करते हैं तो वीकनेस और थ्रस्ट देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। फोस्फेट अगर ज़्यादा मात्रा में मतलब लो अमाउंट में हो रहा है बॉडी के अंदर तो वो क्यों, जो माल न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो अच्छे से नहीं ले ले रहा है पेशेंट, या जो भी पर्सन है उसकी वजह से हो सकता है फोस्फेट की मात्रा कम। और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म अगर पेशेंट को है तो भी हो सकती है फोस्फेट की मात्रा कम। फिर मसल्स वीकनेस देखने को मिल सकती है, फोस्फेट अगर नहीं ले रहा है पेशेंट तो मसल्स वीकनेस देखने को मिलती है। और अगर हाई मात्रा में अगर हो गया है फोस्फेट तो रीनल फेलियर की वजह से और हाइपोकैलेमिया की वजह से, कैल्सीमिया की वजह से कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, तो फोस्फेट की मात्रा भी ऑलरेडी कम हो जाती है इसमें। टेटिन ये और क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं। देन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, पूरे जो ऑल ओवर हमने जो पढ़ा है अभी तक उसके। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर हो रहा है तो क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, नर्स क्या क्या कर सकती है। सबसे पहले जो नर्स है वो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है नर्स को। फिर करना है मेंटेन एक्यूरेट इनपुट एंड आउटपुट चार्ट, ठीक है। अगर कोई सी भी जो मैग्नीशियम है या फिर कैल्शियम है या फिर जो भी मात्रा में कोई ज़्यादा ले रहा है तो उसको अवॉइड करवाना है, उसको कम करवाना है, और अगर कम ले रहा है तो उसको एडिशनल लगाना है या देना है, ठीक है। लाइक कोई कैल्शियम की मात्रा नहीं, कैल्शियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा रहा है, या मैग्नीशियम जैसे बनाना मैंने बताया था आपको वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा रहा है, तो उसको बोलना है कि आप बनाना इतना मत खाओ, एक दिन में 2 या 3 बनाने खाओ, ताकि जो मैग्नीशियम की जो लेवल है आपकी बॉडी के अंदर वो मेंटेन रहे। असिस्ट वाइटल साइंस एंड ईसीजी चेंजेस, ठीक है। असिस्मेंट करते रहना है वाइटल साइंस का, और ईसीजी कोई सी भी चेंजेस होती है तो तुरंत डॉक्टर्स को बताना है, नर्स को। ऑब्जर्व फॉर मसल्स क्रैम्प कंफ्यूजन एंड वीकनेस, ठीक है। ऑब्जर्व करते रहना है, मसल्स क्रैम्प तो नहीं हो रहा है, मसल्स में पेन तो नहीं हो रहा है, कोई सी कंफ्यूजन तो नहीं हो रही पेशेंट को, वीकनेस वगैरह तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते रहना है। प्रोवाइड इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट एंड रेस्ट्रिक्शन एज ऑर्डर, ठीक है। प्रोवाइड करना है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई है बॉडी में किसी की पेशेंट के अंदर या कोई से भी पर्सन के अंदर तो इसको इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करवाना है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करवाना है, और अगर ज़्यादा मात्रा में ले रहा है कोई पेशेंट तो उसको रेस्ट्रिक्शन करवाना है डॉक्टर्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। एजुकेट पेशेंट अबाउट डाइट रिच और पुअर इन स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एजुकेट करना है पेशेंट को डाइट के लिए कि कौन कौन सी डाइट आप खा सकते हो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने के लिए, और अगर पुअर डाइट है तो उसके लिए भी एजुकेट करना है कि आप स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन सी जो फूड्स होते हैं, कौन कौन सी ऐसी डाइट होती है जिसकी वजह से आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, अगर कॉम्प्लिकेशंस हो रही है लाइक एरिथमियासिस हो रहा है, सीजर्स हो रही है, तो एरिथमियासिस ये होता है, एरिथमियास मतलब जो रिदम्स होती है हार्ट की वो इम्बैलेंस हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, इधर रिदम को हम ईसीजी के अंदर चेक करते हैं, तो ठीक है, इससे प्रिवेंट कराना है पेशेंट को। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, देन थैंक यू।